यानी मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिका की बढ़ती जा रही विस्तारवादी नीति का विश्लेषण करेंगे, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घर में घुसकर अगवा करने के बाद अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन देशों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, जिन देशों में वो सरकारों को बदलना चाहते हैं, जहां के नेता उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब इस लिस्ट में ऐसे क्षेत्र का नाम भी शामिल हो गया है जिसे अमेरिका का हितैषी माना जाता है, जिसे अमेरिका का मित्र माना जाता है। लेकिन ट्रंप अब दोस्त से ही दुश्मन जैसा सलूक कर रहे हैं। इस लिस्ट में वेनेजुएला के बाद अब यूरोप के एक इलाके का नंबर आ गया है। इससे पहले क्यूबा, कोलंबिया या ईरान को ट्रंप का अगला टारगेट माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के नए ऐलान ने सहयोगी यूरोपीय देशों को चौंका दिया है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जो अमेरिका के मित्र देश डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को डेनमार्क देखता है, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ उनके दुश्मनों को खतरा नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब दोस्तों की जमीन और संसाधन भी हड़पना चाहते हैं। आज आपको भी जानना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों अपने ही मित्र देश के स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि सुपर पावर मुल्क ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो में अपने सहयोगियों की फिक्र भी नहीं की। आज आपको ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा के बाद यूरोप में ट्रंप के विरोध में उठने वाली आवाजों के बारे में जानना चाहिए। ट्रंप बता रहे हैं अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और डेनमार्क ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मतलब जिस इलाके की जरूरत अमेरिका को सबसे ज्यादा है, उसे डेनमार्क आसानी से नहीं देगा। इसका मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप का अगला निशाना ग्रीनलैंड हो सकता है और ऐसे बयान देकर वो अमेरिका को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे मादुरो के अपहरण से पहले दुनिया ट्रंप के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन इस बार ट्रंप की तैयारी जमीन पर दिखनी शुरू हो गई। आज आपको एक वीडियो और उससे जुड़ी खबर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, जिसके सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान से पहले ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड एयरबेस में अमेरिकी वायुसेना के C-17 सैन्य विमानों की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अमेरिका के कम से कम 10 C-17 सैन्य विमान एक साथ यहां पर पहुंचे। डीएनए मित्रों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे समझने के लिए आज आपको ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड एयरबेस के बारे में भी जानना चाहिए, जहां पर अचानक एक साथ इतने अमेरिकी विमान उतरने से यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों में खलबली मच गई है। यानी मित्रों, ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी एयरफोर्स करती है। इसे अमेरिका का यूरोप स्ट्राइक बेस कहा जाता है, यानी यूरोप में अगर अमेरिकी वायुसेना कोई गतिविधि करेगी तो उसका केंद्र यही एयरबेस बनेगा। यह यूरोप का इकलौता बेस है जहां से अमेरिका के B-52 बॉम्बर, B-1 बॉम्बर और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ऑपरेट कर सकते हैं। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड को अमेरिका का न्यूक्लियर कैपेबल फॉरवर्ड बेस भी कहा जाता है। इसीलिए 10 अमेरिकी C-17 सैन्य विमानों के एक साथ यहां पर उतरने को किसी सामान्य अभ्यास से ज्यादा माना जा रहा है। और एक बार चाहूंगा मैं, ये तस्वीरें हम पूरा फुल फ्रेम में आपको दिखा दें। ये C-17 विमान कैसे यहां पर उतर रहे हैं। माना जा रहा है इस बात को क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर से भारी हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स, हेलीकॉप्टर्स और बड़े युद्ध के लिए जरूरी साजो सामान पहुंचाते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर को युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का ट्रक भी कह सकते हैं। ये विमान अमेरिका के हंटर आर्मी एयरफील्ड से ब्रिटेन पहुंचे हैं। आज आपको जानना चाहिए अमेरिका के सैन्य ठिकाने में कौन कौन सी सैन्य यूनिट तैनात है। यहां अमेरिकी सेना की सबसे तेज, आक्रामक और पहला हमला करने वाली यूनिट 75th रेंजर रेजिमेंट तैनात है, जो युद्ध शुरू होने से पहले या फिर पहले दिन सबसे खतरनाक जगहों पर उतरकर दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। इसके अलावा यहीं पर अमेरिका की सबसे खुफिया और खतरनाक हेलीकॉप्टर यूनिट 160th सोर नाइट स्टॉकर तैनात है, जिसने वेनेजुएला में एक्शन लिया था। यहीं पर अमेरिकी सेना की एलीट फास्ट अटैक फोर्स 101 एयरबोर्न डिवीजन भी तैनात है, जो हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज हमला करती है। ये दुश्मन के इलाके में तेजी से उतरकर शहर, एयरफील्ड, पुल, तेल क्षेत्र कब्जे में लेती है, यानी भारी युद्ध से पहले ये जमीन तैयार करती है।
डीएनए मित्रों, ब्रिटेन में अमेरिका की स्पेशल फोर्स के कमांडोज और सबसे घातक हथियार किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे हैं। इराक युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में अमेरिकी सेना का इतना बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है, जो आमतौर पर युद्ध से पहले किसी बड़े ऑपरेशन से पहले तैनात होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं यूरोप या मध्य पूर्व में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन ग्रीनलैंड के बहुत पास है और RAF फेयरफोर्ड वो दरवाजा है जिससे अमेरिका ग्रीनलैंड के करीब यानी आर्कटिक में कदम रख सकता है। ट्रंप की इस तैयारी और बयान ने डेनमार्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। ये मित्रों, डेनमार्क की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को अपने मुल्क का अपमान माना। उन्होंने ट्रंप से कहा कि वो डेनमार्क को धमकी दे रहे हैं, डेनमार्क पर ग्रीनलैंड देने का दबाव बना रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब डेनमार्क यूरोप में अमेरिका का करीबी सहयोगी है। यानी अब ट्रंप से सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों को ही नहीं, अमेरिका के दोस्तों को भी खतरा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ग्रीनलैंड को ट्रंप अमेरिकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी मानते हैं और ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप अपने दोस्तों पर क्यों दबाव बना रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज आपको ग्रीनलैंड के बारे में जानना चाहिए। आखिर बर्फ से ढके इस क्षेत्र में दुनिया की महाशक्तियों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पास आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग 80% बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। सन 1700 के आसपास डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर शासन शुरू किया। लंबे समय तक ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी रहा। धीरे धीरे ग्रीनलैंड को स्वशासन यानी सेल्फ रूल मिला। आज ग्रीनलैंड के पास अपना प्रधानमंत्री, अपनी सरकार, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। लेकिन विदेश नीति और रक्षा के मामले में अब भी जो पूरा मामला है यहाँ का, वो डेनमार्क ही संभालता है। यानी दुनिया में ग्रीनलैंड को डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर पहचाना जाता है। साल 2019 में भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। अब आप समझिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। डीएनए मित्रों, पहले आर्कटिक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है। इससे 2 नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट। इन दोनों रास्तों से यूरोप और एशिया की यात्रा 7 से 10 दिन कम हो जाएगी। यानी एशिया से यूरोप का माल 30 से 40% कम समय में पहुंचेगा। इससे सुएज और पनामा नहर पर निर्भरता घटेगी। ग्रीनलैंड इन रास्तों के बीच में बैठा है, इसीलिए जो ग्रीनलैंड पर असर रखेगा वो आर्कटिक का व्यापार कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा F-35 जैसे लड़ाकू विमानों, रडार, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली जिन धातुओं यानी रेयर अर्थ पर चीन कब्जा करके बैठा है, ग्रीनलैंड में ये धातुएं बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसीलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चीन पर निर्भरता से बचने का एक बैकअप प्लान है। ग्रीनलैंड में पिटुफिक एयरबेस अमेरिका की ढाल माना जाता है। यहां से अमेरिका रूस की तरफ आने वाली मिसाइलों, सैटेलाइट और स्पेस पर नजर रखता है। आप इसे अमेरिका की अर्ली वार्निंग बेल भी कह सकते हैं। अगर ये ना हो तो अमेरिका रूस की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के बारे में उसको देर से पता चलेगा। यानी अमेरिका का डिफेंस अंधा हो जाएगा। ग्रीनलैंड की बर्फ में दुनिया के करीब 20% मीठे पानी के बराबर स्टॉक माना जाता है। जैसे जैसे दुनिया में पानी की कमी बढ़ेगी, ये पानी सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। अमेरिका से सीधे आर्कटिक जाना लंबा, महंगा और मौसम के कारण खतरनाक भी है। ग्रीनलैंड अमेरिका और आर्कटिक के बीच में पड़ता है, इसलिए ये अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक का फॉरवर्ड बेस बन सकता है। और जिस वक्त रूस आर्कटिक में सैन्य अड्डे बना रहा है, चीन निवेश और व्यापार के नाम पर घुसपैठ कर रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है अगर वो ग्रीनलैंड में पीछे रह गया तो भविष्य में आर्कटिक के नियम के रूस और चीन मिलकर ये दोनों तय करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में भी ग्रीनलैंड में नजर आ रहे रूस और चीन के जहाजों का जिक्र किया। यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर आक्रामक हैं और अपने सहयोगी डेनमार्क पर दबाव बना रहे हैं।